extensive property and intensive property. See, as per the definition, they are very simple. Extensive property का मतलब है जो amount of substance पे depend करती है. Any property which depend on the amount of substance, that's called extensive property. And any property which does not depend upon the amount of substance, that's called intensive property. Quite simple. ठीक है, definition wise, जो amount पे depend करेगा, जो amount पे depend नहीं करेगा, intensive. ठीक है. But the question in the exam will not be like define extensive property or define intensive property. See, for a particular any property which is given, let's say internal energy or boiling point or melting point और pH और molarity, कोई भी property अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, we should be able to decide whether it is extensive or intensive. This is the kind of question you actually face in the exam or to describe a particular property. ठीक है, so let's start one by one. Volume, will it be extensive or intensive? तो देख के पता चलता है कि वॉल्यूम विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाई? 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 होता है, एवोगैड्रो लॉ. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम हो गया. ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? तो आप बताइए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन. बट व्हेन वी से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या हम उसके साथ क्वांटिटी बताते हैं क्या? डू वी से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 लीटर वाटर, फॉर 2 लीटर वाटर, फॉर 3 लीटर, फॉर एनी अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? आपने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है, या एक बीकर में लिया है, या एक जार में लिया है, या एक बकेट में लिया है, उस वाटर को अगर आपको बॉईल करना है तो इस टेम्परेचर हैज टू रीच 373 केल्विन. इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, सॉरी, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है. तो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे. प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, and the property which does not depend upon amount of substance is called intensive property. Now let's check with the example. Temperature. टेम्परेचर एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. डेफिनेशन से कई बार आपको डाउट हो सकता है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. एक काम करो, हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डाउट होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आप सिस्टम को डिवाइड करके देख लो. ठीक है, सिस्टम को डिवाइड करने के बाद अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो वो एक्सटेंसिव है, और सिस्टम को डिवाइड करने के बाद अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई तो वो इंटेंसिव है. मतलब जैसे मैंने अभी आपको वॉल्यूम के बारे में कहा था. ठीक है, अब लेट्स से ये पर्टिकुलर वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है. ये पर्टिकुलर वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर. 10 लीटर वाटर और 10 लीटर लिक्विड कैन बी फिल्ड इनसाइड. अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया. अब हमारे पास है साइड ए एंड साइड बी. क्या साइड ए का वॉल्यूम अभी भी 10 लीटर होगा क्या? क्या साइड बी का वॉल्यूम अभी भी 10 लीटर होगा क्या? नहीं. सिस्टम को हाफ किया तो दोनों तरफ का वॉल्यूम भी हाफ हो गया. ये भी 5 लीटर होगा और ये भी 5 लीटर. मतलब सिस्टम को डिवाइड करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई. सिस्टम को डिवाइड करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब सिस्टम का अमाउंट चेंज करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई. सिस्टम का अमाउंट चेंज करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अच्छा, चलो एक काम करते हैं. हम दोबारा इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज. इस रूम का जो टेम्परेचर है
वो लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर हम बीच में एक वॉल बना देते हैं, क्विकली हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बीच में एक पार्टीशन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, या ग्लास पार्टीशन लगा देते हैं। क्या होगा? इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। विल इट बी लाइक दिस? विल इट बी लाइक दिस? नो। अगर मैं वॉल का ग्लास पार्टीशन बना भी देता हूं, देन ऑल्सो द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 30 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। और इवन अगर मैं इस रूम को फर्दर डिवाइड कर देता हूं, then also each of the part will be this part will be 30 degree celsius, this part will also be 30 degrees। इसका मतलब मैं सिस्टम को कितना भी डिवाइड करूं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक पेन है और ये पेन का कैप है, ठीक है। और इस पेन का और कैप का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली दोनों का सेम होगा। अब मैं कैप को अलग कर देता हूं और पेन को अलग कर देता हूं, तो क्या इसका टेम्परेचर 5 डिग्री और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री होगा क्या? इज इट सो? पॉसिबल है क्या? नहीं। ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, इसका मतलब सिस्टम को डिवाइड करने से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सिस्टम को डिवाइड करने से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका मतलब टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो अब प्रेशर के बारे में सोचो। अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूं इसके बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे, तो शायद आपको प्रॉब्लम आएगा, पर वापस सेम लॉजिक लगाओ। आपके पास जो रूम है, वापस एक रूम बनाते हैं, एक वैसल बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है। आप जिस रूम में बैठे हुए हो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर और 0.2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर आपके रूम में कोई पार्टीशन बना देता है, विल यू डाई ऑफ सफोकेशन? व्हाई? नो, यू विल नॉट डाई। व्हाई? बिकॉज प्रेशर यहाँ पे अभी भी उतना ही रहेगा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0.2 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0.2 एटमॉस्फेयर। रूम को डिवाइड करने से प्रेशर हाफ नहीं होता, राइट? तो इसका मतलब प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, मास इटसेल्फ इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली एक्सटेंसिव होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम। अब आप ही बताओ, वॉल्यूम पर ग्राम, मैंने तो क्वांटिटी पहले ही फिक्स कर दी, पर ग्राम। इसका मतलब जब भी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात होगी वो 1 ग्राम के लिए होगी। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम विल नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकॉज इट्स अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, राइट? So this is called specific volume will be an intensive property, pH। सोचो, pH, negative logarithm of H plus ion constant, negative logarithm of H plus ion constant। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, इंटेंसिव बोले या इंटेंसिव बोले, क्योंकि H प्लस के अमाउंट पे तो डिपेंड कर रहा है। पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बता दिया। सिस्टम को डिवाइड करके देख लो। एक बात बताओ, वाटर का पीएच कितना होता है? वाटर का पीएच कितना होता है? 7। आपने एक ग्लास में वाटर लिया, उसका पीएच है 7। अब मैं उसको 2 ग्लासेस में डिवाइड कर देता हूं, हाफ ग्लास वाटर एंड हाफ ग्लास वाटर। एक ग्लास वाटर लिया, वाटर का पीएच कितना होता है? आप सबको पता है 7 होता है। 2 ग्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्या उसका पीएच 3.5 हो जाएगा क्या? क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा क्या? मतलब मैं एक ग्लास वाटर तो पी सकता हूं लेकिन हाफ ग्लास वाटर नहीं पी सकता?
इज इट सो? नो। वाटर का पीएच 7 होता है, राइट? इवन इफ यू डिवाइड इट इन n number of parts, its pH is not going to change. So it is an intensive property. Molarity. What? Molarity. ये तो इंटेंस एक्सटेंसिव लग रहा है, क्यों? मोलारिटी तो एक्सटेंसिव ही होगा ना, सोच के देखो। मोलारिटी इज मोल पर लीटर। मैं ज्यादा शुगर ऐड करूंगा तो मोलारिटी ज्यादा होगी, कम शुगर ऐड करूंगा तो मोलारिटी कम होगी। हाँ, ये तो एक्सटेंसिव है, गलत, ये इंटेंसिव है। अब सोचो ये इंटेंसिव क्यों? ये तो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम सॉल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे तो मोलारिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूट कम ऐड करेंगे तो मोलारिटी कम होगी। यू आर डूइंग अ मिस्टेक हियर। आपसे किसने कहा कि आप शुगर का अमाउंट अकेला चेंज कर सकते हो? इज द सॉल्यूट अलोन अ सिस्टम? जब आप मोलारिटी की बात करते हो, जब आप मोलारिटी की बात करते हो, तो शुगर अकेला सिस्टम नहीं है, सॉल्यूट अकेला सिस्टम नहीं है। शुगर इन वाटर इज अ सिस्टम, शुगर प्लस वाटर इज अ सिस्टम। तो जब शुगर प्लस वाटर सिस्टम है, तो हाउ कैन यू अलोन चेंज द अमाउंट ऑफ शुगर? अब एक काम करो, सिंपल लॉजिक लगाओ। ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर सोल्यूशन है, इसमें 1 मोल शुगर है, ठीक है? अब इसको 2 ग्लासेस में डिवाइड कर दो, हाफ लीटर, हाफ लीटर। अब ये कितना हो जाएगा? हाफ लीटर, और ये भी हो जाएगा हाफ लीटर। इसमें शुगर कितनी होगी जब आप डिवाइड करोगे? इज इट पॉसिबल कि हम शुगर को अलग से निकालें और वाटर को? इफ शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट देम इजीली? तो एक 2 ग्लास में सेपरेट किया, एक में शुगर रह गई, एक में वाटर रह गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करूंगा, तो जितना शुगर लेफ्ट में आएगा उतना ही शुगर राइट में आएगा। मतलब 1 मोल में से हाफ मोल शुगर इधर आएगा और हाफ मोल शुगर इधर आएगा। मोलारिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल कितना है? हाफ। वॉल्यूम कितना है? हाफ। तो मोलारिटी कितनी हो गई? 1। इसका मतलब मोलारिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Refractive index of the glass is an intensive property. You take a bigger glass and a piece of the glass, a smaller piece of the glass, दोनों का refractive index same होगा। Viscosity, it is an intensive property. एंट्रोपी पे 2 मिनट बाद आते हैं, पहले आते हैं इंटरनल एनर्जी। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सब तो अमाउंट पे डिपेंड करते ही हैं। बिकॉज हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? Internal energy is energy because of the constituent particle of the substance. Sum of all the possible kind of energy of all the particles. Sum of all the possible kind of energy of all particles is called internal energy. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स कम होंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। एंथैल्पी इज आल्सो द काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? इसको आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, एंथैल्पी इज द एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो एंथैल्पी या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सभी एनर्जी जो है ये अल्टीमेटली अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी,
सी एंट्रोपी का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. द मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस randomness is carried out by entropy. If everybody is sitting in the class quietly at their respective places, we will say the class is very much ordered. Very much ordered, that means randomness is very less. So I will say entropy is less. If the people start talking in the class, I will say there is some randomness, some disturbance. So I'll say entropy is. If people start walking, a few people start walking in the class when the class is going on, then the disturbance will be even more. I will say the entropy has increased. If the people start running around in the class, I will say the entropy has further increased. So समझ में आ रहा है, entropy का मतलब है randomness, right? ज्यादा entropy मतलब ज्यादा randomness, कम entropy मतलब कम randomness. अब सोचो क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो randomness होने के चांसेस बहुत ही कम है. क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, भी तो randomness के चांसेस बहुत ज्यादा है. डिफिकल्ट टू कंट्रोल द क्लास. क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, अब तो रैंडमनेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. कोई ना कोई तो बात कर ही रहा होगा, तो कुछ डिस्टर्बेंस तो कर ही रहा होगा. या जब वो मूव करेंगे, अगर एक ही स्टूडेंट है, वो कितना भी रूम में इधर से उधर भागेगा, कुछ भी करेगा, ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता. लेकिन एक की जगह 20 स्टूडेंट्स क्लास में अगर भाग रहे हैं इधर उधर, तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे ना. तो एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, तो इट इज एन एक्सटेंसिव. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेंसिटी के बारे में बताओ क्या होगा. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. 1 ग्राम पर ml. पर ml मैंने ऑलरेडी क्वांटिटी फिक्स कर दी, अब चेंज करना अलाउड नहीं है. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब एक सिंपल आइडिया बताता हूं मैं. आपको मोल में कंफ्यूजन आया, आपको डेंसिटी में थोड़ा कंफ्यूजन आया, ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बन गए, स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी थोड़ा कंफ्यूजन आया कि ये कैसे बन गए. तो सिंपल आइडिया है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो इंटेंसिव होता है. स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, वॉल्यूम पर ग्राम. तो वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की क्वांटिटी, दोनों प्रॉपर्टीज क्वांटिटी डिपेंडेंट है, तो उनका जो कोशेंट आएगा वो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगा. जैसे डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों का रेशो इंटेंसिव. मोलारिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल मतलब अमाउंट यानी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम मतलब अमाउंट, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी पे डिपेंडेंट. एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव. या फिर अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट देखो. अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट में आता है पर ग्राम, पर मोल, पर लीटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया. इंटेंसिव को, क्वांटिटी डिपेंडेंस को चेक करने का क्या तरीका है. नंबर 1, सिस्टम को डिवाइड करके देख लो. सिस्टम को डिवाइड करने से, रूम को डिवाइड करने से रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब इंटेंसिव. रूम का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मतलब. या फिर अगर वो डेराइव्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो दो बेसिक यूनिट से मिलकर बना है, तो बेसिक फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज से बना है, तो उनको उनका रेशो चेक कर लो. दो एक्सटेंसिव का रेशो इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव का रेशो इंटेंसिव होता है. या फिर उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेक कर लो. अगर यूनिट है पर ग्राम, पर मोल, पर लीटर, तो फिर डेफिनेटली वो क्वांटिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. I hope this concept is clear, right? Just let me know in the comment section whether you have understood it or not.